आप देख रहे हैं म्यूटेशन एकेडमी के अगले टॉपिक्स को। और आज बात करेंगे हम लोग साइंस की। साइंस के रिवीजन को देखेंगे। मैथ्स के चैप्टर भी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो दे रहा हूँ, लेकिन बात करेंगे आज साइंस की। और साइंस में आज मैं रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन। और उन क्वेश्चन को आप यूँ कह सकते हैं कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर हम साइंस में देखें तो साइंस में तो क्वेश्चन कहाँ से होते हैं? साइंस के क्वेश्चन तो वही बार बार रिपीट होते हैं। बार बार मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन कहीं और से तो बनेगा नहीं, टॉपिक्स तो इतने ही हैं। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं उन सब की बात आज हम करेंगे। और थोड़ा रिव्यू मैं आपको चैप्टर का भी दूंगा और फिर उसके क्वेश्चन आंसर को जो लास्ट टाइम के आए हुए हैं उसकी बात हम करेंगे। तो आते हैं अपने चैप्टर पे। और बात करता हूं मैं फर्स्ट चैप्टर। और चैप्टर 1 की जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, इन सारी चीज़ों को तो आप समझते ही हैं कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं। जो एक बार चेंज हो जाए फिर वापस अपने पोजीशन में आ जाए, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर। अगर हम वाटर बॉयल करते हैं तो वापस अपने स्टेट में भी आ सकता है, मेल्टिंग ऑफ आइस है। केमिकल चेंजेज होते हैं जो एक बार चेंज हो जाने के बाद सिंपल मीन से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकते। तो मैं मेन टॉपिक की बात आपसे कर रहा हूँ कि एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है केमिकल रिएक्शन के। केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कैसे आप पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर स्टेट में चेंज हो यानी लिक्विड से गैस हो जाए, सॉलिड से लिक्विड हो जाए, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ केमिकल इक्वेशन है। या कलर में चेंज हो जाए, या गैस एवोल्यूट करे ड्यूरिंग द रिएक्शन, या टेम्परेचर में चेंज हो जाए। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो टाइप के रिएक्शन आपने पढ़े हैं। एक्सोथर्मिक जिसमें कि हीट बल्जिंग आउट होता है यानी बाहर निकलता है, और जिसमें हीट हमें देना पड़ता है वो एंडोथर्मिक है। तो केमिकल इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो दो टर्म आते हैं, एक जो एरो के लेफ्ट साइड में है वो रिएक्टेंट है, राइट साइड में है वो प्रोडक्ट है। और बैलेंसिंग तो हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। और फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जैसे नाम से पता लगता है। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको करना है कि ये जो रिएक्शंस हैं इनके डेफिनेशन तो आपको मालूम होना ही चाहिए, लेकिन साथ के साथ इसके एग्जाम्पल भी, डेफिनेशन के साथ आपको इसका एग्जाम्पल भी मालूम होना चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से पता लग रहा है, जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हो और एक नया प्रोडक्ट बनता हो तो उसे हम क्या कह देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज का मतलब ब्रेक होना, टूटना होता है। अगर कोई एक बिगर मॉलिक्यूल है वो दो या दो से अधिक फॉर्म में टूट रहा हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें कि जो हायर रिएक्टिव होता है वो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर दे, डिस्प्लेस कर दे, अपने जगह से हटा दे, है ना। तो जैसे ZnCuSO4 है तो Zn ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को रिप्लेस कर देगा तो ZnSO4 और Cu की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये जो नाम के, अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के लिए सबसे पहले आपको समझना क्या पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन क्या होते हैं। तो नाम से सब पता लग रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो,
रिडक्शन का मतलब है कि अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, तो ऑक्सीजन अगर ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन हो गया। एक हाइड्रोजन के बेस पे भी होता है, आगे क्लास में पढ़ेंगे, वो इलेक्ट्रॉन के बेस पे भी होते हैं, लेकिन फिलहाल जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन अगर ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन, इसका ठीक उल्टा हाइड्रोजन अगर रिप्लेस होता है तो तब भी ऑक्सीडेशन। तो अब जैसे कोई इक्वेशन, आप इस इक्वेशन को देख लें, NO प्लस C दे रखा है। अब इसमें क्या है, C जो है वो CO बन रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। क्या कहा हमने कि अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन है, यानी कि C अगर CO बन रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ZNO ZN बन रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है। ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ एक बात समझने की है कि भाई ZNO ZN बन रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है। अगर रिडक्शन, इस केस की बात मैं कर रहा हूँ, अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन के लिए इसका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है ना। अब जब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो ऐसे ही हवा में तो नहीं जाएगा। अब हमें ये देखना है कि ये ऑक्सीजन किसके पास जा रहा है, कौन रिमूव कर रहा है, कौन हेल्प कर रहा है। तो हमने देखा कि भाई ये ऑक्सीजन C से जाके कंबाइन होकर CO बन रहा है, इसका मतलब कार्बन इसको हेल्प कर रहा है ऑक्सीजन भगाने में, ऑक्सीजन रिमूव करने में। तो कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ऐसे ही अगर ऑक्सीडेशन के रेस्पेक्ट में हम देखें, CO बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि कार्बन को ऑक्सीजन किसने दिया कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के लिए। तो हमें दिख रहा है कि भाई दिया किसने, ZNO ने अपना ऑक्सीजन दिया था, यानी कि ऑक्सीडेशन तो यहाँ है लेकिन इसको ऑक्सीजन देने वाला ZNO है, इसीलिए ZNO यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है? तो इन बातों का, अब इसी में कोरोजन की बात आ जाती है, कोरोजन और रस्टिंग। कोरोजन और रस्टिंग क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में जो जंग लगना जिसको हम कहते हैं, एटमॉस्फेयर और वाटर वेपर के इफेक्ट से जो किसी भी एलिमेंट में अगर उसमें ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है तो हम कहते हैं कोरोजन है। लेकिन स्पेसिफिक अगर फेरस की बात करें, आयरन की बात करें, तब उसको हम रस्टिंग कहते हैं। तो कोरोजन और रस्टिंग में ये डिफरेंस होता है। अब एक रैंसिडिटी है। अब रैंसिडिटी क्या होता है, तो द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। स्लो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ही है, खराब हो जाना, स्पॉइल हो जाना, बर्बाद हो जाना। अब इसके लिए वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं, या फूड मटेरियल को आप डायरेक्ट सनलाइट में डाल सकते हैं, या बार बार उसको हीट आउट कर सकते हैं, या उसमें आप नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं। कई सारे मेथड हैं जिससे आपकी रैंसिडिटी से बचा सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट आपको समझाने के लिए, क्या समझाऊंगा, अब आपको समझाऊंगा मैं क्वेश्चन आंसर, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर है उसकी बात हम करेंगे। अब आप देखिए, मैं सिर्फ उन क्वेश्चन को डील कर रहा हूं, समझा रहा हूं आपको कि उस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं जो दिल्ली बोर्ड में आए हुए हैं। यहाँ पे फॉरेन में भी दिखेंगे, ऑल इंडिया के भी दिखेंगे। अब जैसे एक तो बैलेंसिंग है, मैंने पहले ही कहा आपको कि बैलेंसिंग टोटली डिपेंड्स अपॉन हीट एंड ट्रायल मेथड, इसमें आपको अपना भेजा लगाना पड़ेगा। तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें आप देख रहे हैं कि बैलेंस करने के लिए दिया हुआ है। अब इसी तरह से अगर हम चलें तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन में, व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। अभी अभी आपने देखा, देखो क्विक लाइम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। क्विक लाइम जो जब उसमें वाटर ऐड करते हैं क्विक लाइम में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लैक्ट लाइम कहते हैं, की फॉर्मेशन होती है और साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एन aqueous solution of sodium sulfate reacts with an aqueous solution of barium chloride. State the physical condition of reactants in which the reaction between them will not take place. कब नहीं take place होगा, and write the balanced equation.
ठीक है। तो अगर एक्वस सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, तो आप देखो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। एंड इन द रिएक्शन if the reactants are present in solid state, then no reaction will take place। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ये सॉलिड स्टेट में होंगे तो किसी टाइप का रिएक्शन नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी आपको डिस्प्लेसमेंट बताया था, तो अगर दोनों से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ट्रांसफर हो रहा हो तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बस इसी बात बतानी थी आपने, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 10th नंबर यहाँ पे, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन व्हेन अ मैग्नीज रिबन बर्न्स इन एयर विद अ डैज़लिंग फ्लेम एंड फॉर्म्स अ व्हाइट एश, इज मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड? तो क्या होता है? तो सीधी बात है, आपको इक्वेशन पे जाना है कि जब रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होते हैं तभी तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं ना। तो अब हम यहाँ देखते हैं Mg प्लस O2 MgO बन रहा है, तो साफ साफ यहाँ पे तो ये दिख रहा है ना कि ऑन हीटिंग इन ऑक्सीजन मैग्नीशियम बर्न्स विद अ dazzling white light to give मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस कंडीशन में आपको कहाँ दिखा कि मैग्नीशियम का रिडक्शन भी हो रहा है? सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सिर्फ ऑक्सीडेशन है, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्लियर? अब इसी में एक 11th नंबर क्वेश्चन और देखते हैं, क्या कहता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाइड्रेटेड और एनहाइड्रेटेड से रिलेटेड है। यहाँ पे ये फेरस सल्फेट है, मे बी ये कॉपर सल्फेट भी हो सकता है, एलम भी हो सकता है। तो फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल है, कई बार मैंने पीछे आपको जब एलोबरेट करके पढ़ाया है तो बताया आपको कि जो फेरस सल्फेट है वो हाइड्रेटेड और एनहाइड्रेटेड दो फॉर्म में ये होता है। वैसे ये लाइट ग्रीन कलर का होता है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, FeSO4 into 7H2O, 7 मॉलिक्यूल वाटर के इसमें ज्वाइन अगर हो जाते हैं तो वहां पे ये जब हाइड्रेटेड होता है तो इसका कलर ग्रीन होता है, इसको हम ग्रीन विट्रोल भी कहते हैं। और जब इसको हम हीट करते हैं तो इससे वाटर अलग हो जाता है, और जब वाटर अलग हो जाता है तब जाकर के इसका कलर व्हाइट बन जाता है। इसी में कह रहा है कि नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर इन दिस चेंज? तो अब आप देख रहे हैं व्हेन एनहाइड्रस फेरस सल्फेट इज फर्दर हीटेड, जब फेरस सल्फेट को और भी हीट करते हैं तो उस कंडीशन में ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। अब क्या देख रहे हैं आप कि एक बिगर मॉलिक्यूल 3 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो रहे हैं। जब ब्रेक होते हैं तो क्या करते हैं? उसको डीकंपोजिशन रिएक्शन करते हैं। अब यहां से हम लोग 13 नंबर पे चल लेते हैं। यहां कह रहा है कि व्हेन व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कई बार हमने इसको क्लेरिफाई किया, अभी पढ़ा ना कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन, ये अभी मैंने आपको समझाया था पीछे जब मैं चैप्टर एलोबरेट कर रहा था कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, अभी मैंने समझाया था, इसलिए इसको मैं अब डील नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन आपको मैंने बताया है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ साथ देखो इसमें तो नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे लिखा है A प्लस B या AB प्लस C और एरो लगा करके लिख दिया AC प्लस B। तो AB प्लस C रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट में बन गया AC प्लस B, यानी B की जगह C आ गया। तो यहाँ पे आप क्या होता है ना, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, यार यहाँ पे कोई एलिमेंट तो दे नहीं रखा, ABCD दे रखा है, आपको मतलब नहीं है, आप मन में मान लो कि वो एलिमेंट है, आप सिर्फ ये देखो कि डिस्प्लेस हो रहा है या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो जो टाइप ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ा है उसके अनुसार से उसको आप बता दो, और अगर डिफाइन करने के लिए बोलो तो डिफाइन कर लो। बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं।
अब मैं बात करूंगा आपसे अगले चैप्टर की, और वो है कौन सा, एसिड बेस एंड सॉल्ट। जब एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको ज्यादा मत्था नहीं लगाना है। एकदम देखो, मैंने पहले ही कहा है कि मैं पूरा चैप्टर आपको समझाने के लिए नहीं बैठा हूँ आज सिर्फ आपको मैं टिप्स दे रहा हूँ। उसके छोटे छोटे वीडियोस बना दूंगा ताकि आप बोर ना हो। तो मैं सिर्फ टिप्स दे रहा हूँ कि आप किस तरह से साइंस के टॉपिक्स को पढ़ें, कैसे क्वेश्चन उसके लर्न करें। अब जैसे जब इसको हम पलटते हैं तो सबसे पहले क्विक रिकैप में हम देखते हैं इंडिकेटर का। इंडिकेटर क्या होते हैं भाई? तो इंडिकेटर इंडिकेट करने वाले जो हमें बताते हैं कि कौन सॉलिड है और कौन एसिड है और कौन बेस है। तो इंडिकेटर ये होते हैं। अब देखो यहाँ लिखा है ना, द केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज एडेड टू द सॉल्यूशन इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू डिटेक्ट देयर एसिडिक और बेसिक नेचर आर कॉल्ड इंडिकेटर। अब इसमें कुछ बातें हमें देखना है। जैसे एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। ऑल्फैक्टरी होता है सुगंध वाला। आपने इंडिकेटर डाला किसी जिसको टेस्ट करना चाहते हो उस सब्सटेंस में, और उसके कुछ स्पेसिफिक स्मेल हो गए, स्मेल चेंज हो गए, कोई स्पेसिफिक स्मेल आने लगा, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर उसे हम कहते हैं। द सब्सटेंस which give one type of odor in acidic medium और different type of odor in basic medium। एसिडिक में कुछ और उसका सुगंध रहा हो और बेसिक में कुछ और रहा हो। जैसे हम एग्जांपल याद रखेंगे, मैंने पहले ही कहा है जितने भी डेफिनेशंस हैं उनके एग्जांपल आप अपनी एक कॉपी में नोट करते जाओ, जो एग्जाम के टाइम में आपको लास्ट टाइम में सिर्फ एक बार देखना है। वैनिला एसेंस, ओनियन, क्लोव ऑयल, ये सारे ऑल्फैक्टरी में आते हैं। तो जो एसिड बेस इंडिकेटर हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक नेचुरल होता है और एक सिंथेटिक होता है। नाम से पता लगा, नेचुरल जो नेचर ने दिया है। लिटमस पेपर आपने देखा होगा लैब में, आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। तो लिटमस जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है। पर्पल कलर डाई होता है, टर्मरिक है या रेड कैबेज है, ये सारे जो है वो नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल हैं। अब थोड़ा सा इस चार्ट पे आप नजर डालें तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें सब कुछ बता रखा है। क्या लिटमस है, न्यूट्रल मीडियम में पर्पल होता है, एसिडिक में डालेंगे तो रेड हो जाएगा और बेसिक में डालेंगे ब्लू हो जाएगा। टर्मरिक है, इसी तरह से कलर इनका चेंज हो जाता है। सिंथेटिक वो होते हैं जो हम बनाते हैं, मैनमेड जिसको कहते हैं। फेनाफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है। अब इसमें देखें दोनों क्या होता है, न्यूट्रल में, एसिडिक में और बेसिक में, ये चीजें आपने याद रखनी है। अब बात आती है भाई कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। तो एसिड क्या होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन मिला हुआ होता है, HCl, हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन, H+Cl होता है ना। तो जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो वो एसिडिक है। अब स्ट्रॉन्ग किसको कहेंगे? तो मान लो HCl को हम ब्रेक करते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन अलग करते हैं और कंप्लीटली हाइड्रोजन अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। अगर कंप्लीटली अलग हो जाए तो हम उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। कंप्लीटली अलग होकर के अगर हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाए तो उसे स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। और अगर थोड़ा टूटे थोड़ा ना टूटे, अच्छी तरह से वो ब्रेक ना हो, तो वो वीक एसिड या वीक बेस में काउंट होता है। अब एसिड और बेस के कहाँ यूज होते हैं ये आपको थोड़ा एक बार देख लेना है। फर्टिलाइजर में, पेंट्स में, एक्सप्लोजिव में, सिंथेटिक फाइबर में, डाइज में, ड्रग्स में एसिड के यूज होते हैं। तो ऐसे TNT, आर्टिफिशियल, ये आपको खुद करना है। अब यहाँ से मैं आपको अब लास्ट टॉपिक की बात कर लूंगा, एक और टॉपिक बता के, कि पहले pH स्केल बता देता हूँ। pH स्केल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो pH स्केल जिसमें कि हम ये मेजर करते हैं कि कौन एसिडिक है और कितना एसिडिक है। कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज वेरी स्मॉल, so it is very difficult to express the acidity or basicity of an aqueous solution। तो pH स्केल का यूज किया जाता है और इसमें आपको मालूम है कि 0 से 7 तक एसिडिक नेचर होता है, 7 से 14 तक बेसिक होता है, लेकिन 7 वाला जो एकदम बीच बीच में है वो न्यूट्रल हो जाता है।
क्लियर। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन भी 1 नंबर का बनता है, वैसे ध्यान में रखेंगे। एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा बना हुआ है। क्या? जब 0 से 14 तक स्केल पे देखते हैं, 7 न्यूट्रल हो गया। 7 से जब आप 14 की तरफ बढ़ेंगे ना, 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो बेसिसिटी बढ़ती जाएंगी, और 7 से जब 0 की तरफ बढ़ते जाएंगे तो क्या होगी? एसिडिटी घटती जाएगी या बढ़ती जाएगी? बढ़ती जाएगी। एसिडिटी 7 से 0 की तरफ बढ़ती जाएगी। अब होता क्या? बढ़ती जाएगी क्यों भाई? 5 एसिडिटी, 0 एसिडिटी, 1 एसिडिटी। तो 0 से जब आप 7 की तरफ चलेंगे तो एसिडिटी बढ़ती है, 7 से 14 की तरफ चलेंगे तो बेसिसिटी बढ़ती है। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है, आपको दे देगा कि कोई 2 सॉल्यूशन है, एक का पीएच ये है, दूसरे का पीएच ये है। अब आपसे पूछ देगा कौन एसिडिक ज्यादा है, कौन बेसिक ज्यादा है ना। तो इस टाइप की चीजें आपको माइंड में रखनी है, और क्वेश्चन को करते समय बिल्कुल एकदम दिमाग हाथ में। अब इम्पोर्टेंस जो है ह्यूमन प्लांट में या डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl होता है ना स्टमक में। टूथ डिके में 5.5 से जब ज्यादा पीएच का, इसीलिए बार बार ब्रश करने के लिए, साफ करने के लिए कहा जाता है। तो अगर 5.5 से बिलो हो जाता है तो फिर टूथ डिके हो जाएगा। सेल्फ डिफेंस आप देखते हैं एनिमल वगैरह जो डंक मारते हैं, बिच्छू और सांप वगैरह, तो एसिडिटी होती है, एसिड होता है उसमें। लेकिन अब यहाँ बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज कंपाउंड की, और कंपाउंड काफी इम्पोर्टेंट है टॉपिक। 4 कंपाउंड है कुल मिला के। क्या? एक तो आपने करना है क्या, कॉस्टिक सोडा भी कर ही लो। कॉस्टिक सोडा की कैसे फॉर्मेशन करते हैं और उसका क्या यूज होता है। सोडियम क्लोराइड वाटर में मिक्स होता है, NaOH की फॉर्मेशन हो जाती है। ऐसे ही ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है ना, लिखना आ जाता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन लिखो, अब सिर्फ आप लिख के आ जाते हो CaOCl2 हो गया। अरे भाई फॉर्मेशन लिखना है। एग्जाम में तो वैसे भी ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे कि 1 तो आप बताओ उसको 1.5, 1.25, थोड़ा बढ़ के बताओ। तो ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन देखो कैसे होती है, CaOH2Cl2, तो CaOCl2 की फॉर्मेशन होती है, अपने ध्यान रखना है। ऐसे ही वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा एक स्टेप में होता है। सिर्फ यहाँ देखो सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन हो रही है बेकिंग सोडा की, जो खाने वाला सोडा होता है, एंटासिड के रूप में यूज होता है, एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज होता है, फूड ऑर्डरिंग के रूप में यूज होता है, एडिटिव के रूप में। लेकिन वॉशिंग सोडा की जब बात आती है ना, वॉशिंग सोडा में देखो सिर्फ आप एक स्टेप में इसको पूरा नहीं कर सकते। देखना, ध्यान से सुन लेना और इसको नोट कर लेना कि जब वॉशिंग सोडा की बात आएगी तो पहले तो ये इक्वेशन आएगा जहाँ पे बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन हो रही है। बेकिंग सोडा बनाने के बाद आप क्या करोगे? बेकिंग सोडा बनाने के बाद जो है ये दूसरा स्टेप, इसमें लिखा हुआ है स्टेप करके, दूसरा स्टेप होता है जिसमें सोडियम क्लोराइड कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तीसरे स्टेप में रिक्रिस्टलाइजेशन होता है जब सोडियम कार्बोनेट से 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल यानी हाइड्रेटेड बन जाता है। तीनों स्टेप आपको लिखना जरूरी है, इसका यूज वगैरह आपको मालूम है। एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे अभी हमने बात करी थी आपसे, CuSO4 और FeSO4 के बारे में। एक व्हाइट मिट्रोल होता है, एक ग्रीन मिट्रोल होता है, एक ब्लू मिट्रोल होता है। ऐसे ही जिप्सम भी एक यहाँ पे होगा, हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना। तो ये जो है कंपाउंड 4 आपको अच्छे से करना है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे और बात करते हैं आपसे इसकी। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रेश मिल्क हैज अ pH of 6। फ्रेश मिल्क है जिसका pH 6 है। When it changes into curd, will its pH value increase or decrease? जब ये कर्ड में बदलेगा तो इसकी pH वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और क्यों? तो भाई फ्रेश मिल्क की 6 है, लेकिन जब ये कर्ड में होता है then there is a slight decrease in pH, तो वहां पे pH क्या हो जाता है? कम हो जाता है। As curd contain lactic acid, क्योंकि कर्ड में लैक्टिक एसिड मिलता है, which is more acidic than milk, जो मिल्क से ज्यादा एसिडिक होता है। and more acidic is a substance, अगर more acidic होगा तो अभी बताया ना उसका pH कम हो जाएगा। As the concentration of नहीं, ये जो नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है, नेम द गैस इवॉल्व व्हेन dilute HCl reacts with sodium hydrogen carbonate।
हाउ इज इट रिकॉग्नाइज्ड? डाइल्यूट HCl अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। अब रही बात कि कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी पीछे हमने पढ़ा था कि अगर लाइन में आप पास आउट करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी, कलर इसका चेंज होगा, अब पहचान जाओगे यहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अब हम बात करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर इसकी फिफ्थ की। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि ये कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। देखो आप ये ख्याल रखना कि मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं, मैंने आपको पीछे टॉपिक्स भी बताए कि इन टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है। जैसे अब मैंने फिफ्थ क्वेश्चन में अभी देख रहा हूं मैं, तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात होगी, तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ पे आप 4-5 कंपाउंड जो आपने सीखा ना, जो अभी दिखाया मैंने, उन कंपाउंड का को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे कोई सा भी कंपाउंड रिप्लेस हो सकता है, आप ऐसा मत कर देना गुरुजी ने तो कहा था जिप्सम के बारे में आ गया यहाँ पे बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा या ब्लीचिंग पाउडर, नहीं, कोई भी आ सकता है। A compound which is prepared from gypsum has the property of hardening when mixed with a proper quantity of water। पता है आपको कि जिप्सम में जब वाटर मिक्स करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। आइडेंटिफाई करना है तो आइडेंटिफाई POP तो है वो। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉर इट्स प्रिपरेशन, फॉर व्हाट पर्पस इज इट यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। देखो आपसे ये पूछ सकता था सीधा एक लाइन में, जो स्कूलों में हम लोग पूछ लेते हैं, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन कि राइट डाउन फॉर्मेशन ऑफ POP। इसी को इसने घुमा के आपको कहा कि यूज भी बता दिया आपको कि भाई हॉस्पिटल में यूज होता है, वो पानी डालने पे हार्ड हो जाता है, उसको आइडेंटिफाई करो और उसका प्रिपरेशन लिखो। तो जिप्सम का यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का टोटल आपको प्रिपरेशन इसमें लिखना है, जो यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे ही देखो अभी समझाया हूं मैं एलोबरेट करके क्वेश्चन नंबर 7 को, और यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि व्हाट इज मींट बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी बताया था ना कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट के केस में कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी सो ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखो ये तो आप वही कर सकते हो भाई, हीट कर दो उसको। तो ये देखो यहाँ पे है ना, हीट किया हुआ टेस्ट ट्यूब में आप लिख देना इसमें कि कॉपर सल्फेट डाला और उसको हीट किया। भाई वो तो पहले जो था वो उसका कलर दूसरा था, और यहाँ जैसे ही हीट किया तो भाई बदल ही गया, मामला ही चेंज हो गया। तो ये जो है आप कर सकते हैं, इसको पढ़ लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 2 इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट जो है वो जब हीट किया जाता है तो पहले ब्लू होता है फिर व्हाइट हो जाता है, वैसे ही कॉपर सल्फेट प्लस 5H2 व्हाइट है, जब ऐड होगा तो वापस वो ब्लू हो जाएगा। तो वाटर के ऊपर सारा खेल होता है। अब इसके आगे मैं बात करता हूं आपसे, ये भी देखो ऐसा ही है, ये जो ऑल इंडिया वाले क्वेश्चन है इनको भी कर लेना कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, हाउ मे इट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा। अभी बताया था ना बेकिंग सोडा से कैसे ऑब्टेन करेंगे। नेम एंड इंडस्ट्रियल यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, क्या यूज करते हैं उसका, तो ये इसके एस्पेक्ट। अब इसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो मैं आपको बताया ना कि डायरेक्टली जो है लिटमस पेपर से यानी कि इंडिकेटर से, pH से, और फिर ये कंपाउंड से, कंपाउंड वाले क्वेश्चन क्या है मार्किंग होंगे। अब ये कह रहा है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड, अभी भी समझा दिया था मैंने। उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, अभी भी तो बताया था, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। तो ये जो है आपको कंप्लीट करने हैं। अब 2 चैप्टर के बाद तीसरे चैप्टर की बात, मेटल एंड नॉन मेटल, और उसके आगे की बात हम करेंगे अगले वीडियो में। पहले आप इन 2 चैप्टर को कंप्लीट करें, उसके बाद जो है आगे की कहानी हम आपको बताएंगे। तो अब अपने सुझाव, अपनी क्वेरीज आप मुझे बताएंगे, और आशा करता हूँ कि इसे आप अच्छे से जो
बताया है, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ कि सिर्फ इन क्वेश्चनों पे नहीं, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उसके ऊपर आप वर्क करेंगे, मुझे उम्मीद है बहुत आसानी से पास हो। और इन क्वेश्चन से ज़्यादा यहाँ वहाँ से तो कुछ आना नहीं है ना। तो मज़े लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पेपर के बीच में त्यौहार हैं और भी कई सारे काम हैं। आजकल तो एक फेयरवेल का चलन है, फेयरवेल में लोग इतने परेशान बिजी हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि आज ही सब फेयर हो गया। ऐसा है नहीं, आपकी पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई के बाद ही फेयर भी होगा, वेल भी होगा और सब अच्छा होगा। तो चलते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।